कक्षा द्वादश के भैयाओं को हिंदी में पाठ 2 प्रारंभ किया जाता है। पाठ पतंग, रचयिता आलोक धनवा, जन्म 1948 बिहार के मुंगेर जिले में। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है संग्रह से ली गई है। प्रकृति में आने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसे वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। शरद ऋतु का चमकीला इशारा, तितलियों की रंगीन दुनिया, दिशाओं का मृदंग, कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण किया है। साइकिल चलाना, पुल को पार करना, घंटी बजाना, भादों गया, इस प्रकार से इनके काव्य रचना में इन बिंबों का भी प्रयोग हुआ है। तो कविता को पढ़ा जाता है। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो जैसा कि कवि ने सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, कवि के कहने का तात्पर्य है भादों का महीना व्यतीत हुआ, जो तेज बौछार वाली बरसात होती थी वह समाप्त हो गया। अर्थात भादों के बाद क्वार महीने का आगमन होता है जिसमें मौसम साफ हो जाता है। सवेरा हुआ, प्रातःकालीन दृश्य सवेरा होता है जिसमें कवि ने उस प्रातःकालीन दृश्य की जो उपमा है खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, वह सवेरा कैसा है? जैसे खरगोश की आँखें लाल लाल होती हैं वैसे प्रातःकाल होने वाला सूर्यमंडल लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि ने उस लाल सवेरा को खरगोश की आँखों से उपमा किया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए एक मानवीकरण किया गया शरद ऋतु को, क्योंकि भादों के बाद जो मास शुरू होता है उसमें शरद कालीन का मौसम होता है जिसमें ठंडक का भी शुरुआत हो जाता है। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ शरद ऋतु के आगमन को मानवीकरण करते हुए जैसे साइकिल पर चमकीली नई साइकिल चलाते हुए, अर्थात जो सूर्य की किरणों का जो जाल होता है सुबह का निकलने के बाद का, वो थोड़ा चमकीला और आनंददायी होता है। तो वह मानो शरद ऋतु साइकिल चलाते हुए का उसका परिचय देते हैं, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि कवि धनवा के काव्य में बिंबों का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। तो घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, घंटी का बजाना ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, उस ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए और साइकिल की चमक के कारण जो आकर्षण पैदा होता है उसके द्वारा अपने मित्र मंडली को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उस समय बच्चे पतंग उड़ाने का काम करते हैं, तो जिससे सभी बच्चे इकट्ठे हो जाएं, उस तेज तेज की साइकिल की आवाज़, घंटियों की आवाज़, चमकीली जिसमें आकर्षण है, जिससे बच्चे इकट्ठा हों, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश की जो आर्द्रता है
कोमलपन है वह बच्चों के कोमलता से मिलता हुआ कि पतंग ऊपर उड़ सके, उस मुलायम आकाश अर्थात उसकी कोमलता में पतंगें ऊपर तक उड़ सकें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, क्योंकि जो पतंग बनाई जाती है वह सबसे हल्के और पतले रंगीन कागज़ों से बनी हुई पतंग दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, अर्थात दुनिया के सबसे पतले कागज़ को उड़ाने के लिए उसमें बांस की लगी हुई कमानियाँ जो हल्की होती हैं, जिनके कारण उसमें उड़ान भरी जा सकती है, वो उड़ती हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया, जिससे पतंगों को उड़ता देखकर बच्चों की सीटियाँ, किलकारियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उड़ती हुई पतंगों को देख कर के बच्चों में एक आनंद पैदा होता है और उस आनंदातिरेक में बच्चे सीटी बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। और इन ऋतुओं में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं और वे बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। तो हम अब अगली कविता को पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब से वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को फिर नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। अब क्योंकि प्रकृति का परिवर्तन और बच्चों की सहजता और सरलता, जिसमें बच्चों में एक उत्साह होता है, उमंग होती है, उसमें बेफिक्री होती है और आसमान में उड़ती पतंगों को देख करके जो उनके अंदर एक आनंद और अकुलाहट होती है, प्रतिभागिता का एक उत्साह उमंग होता है। तो बच्चों का जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। ये कल्पना की जाती है कि उन्हें गिरने पर किसी प्रकार की चोट नहीं लगती है, जैसे लगता है कि उनका शरीर उस कपास की तरह मुलायम होता है, कोमल होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है बेचैन पैरों के पास। वह बालपन की जो सुलभ चेष्टाएं हैं, तो जैसे लगता है कि पृथ्वी उनकी उस कोमलता को जानने के लिए, छूने के लिए लालायित रहती है और वह बेचैन होकर के उनके पैरों के पास स्वयं आ जाती है और उसमें वे मस्त होकर दौड़ते हैं। उन्हें दौड़ते हुए मकानों की छत भी कोमल लगती है। उनके पैरों के नीचे छत नरम दिखाई पड़ती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए उनकी जो किलकारियाँ हैं, उन किलकारियों से जो होने वाली आवाज़ है, उनकी जो सीटियाँ बजाते हैं, उससे आकाश में जो आवाज़ होती है जैसे लगता है मृदंग बज रही है। जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं, अर्थात पैरों में जो उनके चाल होती है, जैसे सावन के महीने में पड़े हुए झूलों को लोग पेंगते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस झूले के सहारे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे उनके पैर भी अपने पैरों को लंबे लंबे डग से चलते हुए डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, और उनके पैर उन लचीले
पेड़ों की डालियों की तरह होते हैं जो अक्सर हवाओं के चलने पर झूमती हैं, वैसे ही वे छतों के किनारों पर उस पतंग को उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है पतंग के उड़ाने की उस ललक में वह उन छतों के गिरने के किनारों से बचते हैं, क्योंकि वे अपनी उस पतंग के उड़ाने में मस्त रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं लगता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। उन्हीं पतंगों में लगी हुई जिनके सहारे उड़ती हुई पतंग होती है, उन्हीं धागों के सहारे लगता है उन ऊंचाइयों के कारण वह उनको गिरने से रोक लेती हैं। अर्थात उसकी उड़ान व ऊंचाई पर केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उसे केवल डोर के सहारे रोक लिया हो। तीसरी कविता के साथ चलते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ते हैं। जैसे जैसे ऊंचाइयां पतंगों की बढ़ती जाती है, वैसे वे भी उस पतंग के साथ उनके मनोभाव भी होते हैं। जैसे लगता है वे भी उन पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए में भी संगीत उत्पन्न कर रहे तथा वे आकाश में उड़ते जैसे रहते हैं। वो अपने रंध्रों के सहारे, अर्थात उनके शरीर के कोरों से लगने वाली हवाओं के कारण होने वाली जो ध्वनियाँ हैं, वो उस प्रकार की ध्वनि होती है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, जब कभी वे अपनी पतंगों को उड़ाते हुए छतों के किसी खतरनाक कोने पर गिर भी जाते हैं तो बच जाते हैं, और उस बचने के कारण उनमें और निर्भयता आ जाती है और निडर हो जाते हैं। सुनहले सूरज के सामने आते हैं। उस सुनहले सूरज के सामने, अर्थात उड़ाते हुए पतंग के साथ वे उस सुनहले सूर्य के प्रातःकालीन जो सुनहरा सूर्य है उसके सामने फिर आते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है और वो तो पतंग उड़ाने में मस्त होते हैं, और पृथ्वी जैसे उन्हें छूने के लिए पुनः घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, क्योंकि उनके पैर उस पतंग के उड़ाने के लिए बेचैन रहते हैं। उसमें वह अपने पतंग के उड़ाने में मस्त रहते हैं। तो लगता है कि पृथ्वी स्वयं ही उनके पैरों के पास घूमती हुई चली आ रही है। तो हम सब इन तीनों कविताओं को जो धनवा जी के द्वारा लिखी गई हैं, थोड़ा सा उनके कुछ विषयों को देखते हुए, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा पहले वाली कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण चित्रण किया है। शरद ऋतु का आना, साइकिल चलाते हुए पुल का पार करना, घंटी बजाना, भादों गया, इसमें जैसे मानवीय गतिविधियों का एक संकेत दिखाई पड़ता है। उसी में आप देखेंगे खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, जिसमें उन्होंने उस सवेरे का और खरगोश की आँखों का एक दूसरे से उपमा किया है। पुलों को पार, यहाँ पर अनुप्रास का प्रयोग है, भाषा में प्रवाह है, मुक्त छंद का प्रयोग है। जिन बिंबों का प्रयोग हुआ है पहले वाले में, दृश्य और श्रव्य दो प्रकार के बिंब उसमें दिखाई पड़ते हैं। जिस सबसे तेज़ बौछारें गई, खरगोश की लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई साइकिल तेज़ी से चलाते हुए,
तो यहाँ पर दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से इसमें श्रव्य बिंब प्रतिबिंबित होता है। दूसरे वाले में ऐसे हम देखें, इसमें भी इसी प्रकार का प्रयोग है। मानवीय करण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। पृथ्वी, पतंग, दिशा आदि सभी में मानवीय क्रियाकलापों का भाव आरोपित किया गया है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। इन सब में एक मानवीयता दिखाई पड़ती है, एक मानवीय क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर मानवीय अलंकार है। तो इस प्रकार दृश्य बिंब में पृथ्वी घूमती हुई आती है जब उनके बेचैन पैरों के पास, श्रव्य बिंब में दिशाओं को मृदंगी की तरह बजाते हुए। अगले तीसरे में हम देखेंगे कि इसमें भी एक मानवीय अलंकार हुआ है, क्योंकि पृथ्वी का तेज घूमते हुए बच्चों के पास आना मानवीय क्रियाकलाप का एक अच्छा सा उदाहरण है। साथ साथ यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, सुनहले सूरज में अनुप्रास। कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। खतरनाक, सुनहले, तेज, बेचैन आदि विशेषणों का सुंदर खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। मुक्तक छंद है। दृश्य बिंब का प्रयोग है। छतों के खतरनाक किनारे, पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस तरह से हम लोग इस पाठ को समाप्त करते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंतिम दिए गए जो प्रश्न हैं उनको हम लोग पढ़ लेंगे और फिर आगे मिलने पर उनके बारे में पुनः विचार किया जाएगा। धन्यवाद। Hit!